हेलो। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, हिंदी में रासायनिक बलगत जिसमें हमने कोटि के बारे में जान लिया, हमने अन्य चीज़ों के बारे में जान लिया, हमने अभिक्रिया की दर के बारे में जान लिया और कुछ आंगिक प्रश्नों के बारे में भी जान लिया। आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसी चैप्टर में। इस टॉपिक का नाम है आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। क्या नाम है? आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। इंग्लिश में इस टॉपिक को कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हिंदी में इसी टॉपिक का एक और नाम भी है, इसे आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। यानी कि आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कह लें, चाहे आभासी एकाणुक अभिक्रिया कह लें, इंग्लिश में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने आपको बता चुके हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है ये हमने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उसका रिएक्शन क्या होता है, उसके के फार्मूले का डेरिवेशन क्या होता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको पहले से ही दी जा चुकी है। आज उसी से मिलता जुलता यह टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के आगे एक शब्द लगा हुआ है, उसे कहते हैं आभासी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के आगे एक शब्द लगा हुआ है, उसे कहते हैं सूडो। आखिर ये आभासी और सूडो का मतलब क्या हुआ? आभासी का मतलब होता है आभास करना, या सूडो का शुद्ध हिंदी होता है फेक, बेईमान। मतलब यह एक ऐसा रिएक्शन है जो कि केवल आभास होगा कि प्रथम कोटि का है, लेकिन वास्तव में वो प्रथम कोटि का नहीं होगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिनका केवल हमें आभास हो, पता चले दूर से देखने पर कि ये प्रथम कोटि का होगा। जैसे कोई व्यक्ति है, दूर से देखने बहुत अच्छा लगे, पास जाके देखने पे उनके साथ कुछ दिन रहने पे पता चले कि ये कैसा है। तो वही चीज़ है, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो दूर से देखने पर आपको प्रथम कोटि की प्रतीत होंगी, फर्स्ट ऑर्डर की प्रतीत होंगी, लेकिन जब उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि वह प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं नहीं। ऐसी अभिक्रियाओं को आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक हम रिएक्शन लिख रहे हैं C2H5 COOCH3 प्लस H2O। यह रिएक्शन होकर के आपका बनेगा C2H5 COOH प्लस CH3। यह रिएक्शन हुआ, यह एक रिएक्शन लिखा। यह रिएक्शन आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का है। पहचानने का सबसे सीधा तरीका है, अगर किसी रिएक्शन में जल है, जल का मतलब H2O, पानी, वाटर, तो आप जान जाइए वह रिएक्शन कैसा है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अभी मैं रीजन भी बताऊंगा आखिर ऐसा क्यों। अब इस रिएक्शन में यह क्या है और यह क्या है? यह दोनों अभिकारक है। अभिकारक है तो अभिकारक की सांद्रता हमने बताई थी आपको कैसे लिखी जाएगी। बड़े ब्रैकेट में इसी को लिख लीजिए, H2O को भी ऐसे ही बड़े ब्रैकेट में लिख लीजिए, और जो R बराबर फार्मूला होगा, R बराबर C2H5 COOCH3 बड़े ब्रैकेट में और H2O का लिख लीजिए। ये सब हम आपको लिखना सिखा चुके हैं, इसे कहेंगे वेग समीकरण। इसी रिएक्शन का हमने वेग समीकरण लिखा। लेकिन यहाँ पर एक खासियत यह है कि जब हम यह रिएक्शन लिखेंगे तो हमने आपको पहले दिन ही बताया था कि ये जो जल होता है, जल का मतलब H2O, इसकी सांद्रता कंसंट्रेशन 1 होती है। और जब 1 होती है तो यह पावर का टर्म खत्म ही हो गया। 1 के पावर 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता। तो R बराबर K C2H5COOCH3
अब पावर में कुछ नहीं यानी कि 1, यानी कि इसका आर्डर क्या हो गया 1। दूर से देखोगे केवल इतनी चीजों को यदि आप देख रहे हो तो आपको लगेगा कि यह रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट आर्डर का है, लेकिन वास्तव में इसमें कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल, 2 अणु है। बात समझ में आ रही है? फिर से समझिए, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो कि हमें प्रतीत होती हैं कि वह फर्स्ट आर्डर की हैं, लेकिन उसमें अधिक से अधिक अणु होने की संभावना होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को सूडो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन विच सीम्स टू बी फर्स्ट आर्डर रिएक्शन, दैट्स केमिकल रिएक्शन इज नोन एज सूडो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन की सबसे खास बात, इस रिएक्शन में जल यानी कि H2O होना जरूरी है। आपके कोर्स के लेवल के हिसाब से इस रिएक्शन में पानी का होना जरूरी है। क्यों पानी का होना जरूरी है? क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन 1 होगी। अब कोई पूछ दे सर पानी की भी कंसंट्रेशन 1 क्यों? देखिए, हर एक चीज का पूरा फुल आंसर आपको जानना चाहिए। जैसे हमने पढ़ाया प्रथम कोटि, फिर आया आभासी प्रथम कोटि। आभासी में हमने बताया आभासी क्यों है, क्योंकि यह हमें देखने पे लगता है प्रथम कोटि का। क्यों देखने पे लगता है? क्योंकि अंदर 2 अणु है, लेकिन रेट जो है एक ही सांद्रता पर निर्धारित है, दूसरा वाला तो वैल्यू 1 है। क्यों दूसरी वाली वैल्यू 1 है? अब इसका आंसर आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने कंसंट्रेशन का डिफिनेशन बताया था तो कंसंट्रेशन के डिफिनेशन में हमने बताया था कि 1 लीटर में घुले मोलों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर। चूंकि पानी है, पानी को घोलोगे कहाँ, पानी में ही, तो 1 लीटर में उसी के बराबर का पानी घुलेगा। तो इस कारण हम इसका जो कंसंट्रेशन है 1 मान लेते हैं। फिर से समझिए, पानी की सांद्रता 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि सांद्रता की परिभाषा ही होती है 1 लीटर में घुले मोलों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर। और यहाँ पर जो लीटर है वह पानी ही है। अब पानी को पानी में घोलोगे तो कोई बात ही नहीं रह गई, कोई मायना ही नहीं रह गया। इस कारण हम लोग वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पर 1 लेकर के चलते हैं। तो यह जो है हमारा पहला टॉपिक हुआ जो कि आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक का नाम है सूडो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। एक लाइन में डिफिनेशन पढ़ समझ लीजिए। The chemical reaction which seems to be first order reaction but it not really first order reaction, that chemical reaction is known as pseudo first order reaction. In this chemical reaction water molecules are conformally present because the concentration of water is 1. आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं हैं जो कि हमें प्रतीत होती हैं कि वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया हैं, परंतु वास्तव में उसमें 2 या 2 से अधिक अणु पाए जाते हैं। इस अभिक्रिया में पानी अर्थात जल का होना जरूरी है, क्योंकि जल की सांद्रता 1 होती है। तो यह हमारा पहला टॉपिक था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो टॉपिक है वो आज का हमारा है, उसे हम लोग कहेंगे आणविकता। इंग्लिश में कहते हैं इसको मॉलिक्यूलरिटी। ये टॉपिक हमको बहुत पहले ही पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन इस टॉपिक के कुछ पॉइंट हैं जो आपको इसके बाद ज़्यादा समझ में आएंगे। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, आणविकता क्या होती है? सबसे पहले आप जान लीजिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे अभी हमने यह एक अभिक्रिया लिखी है, यहीं लिख दे रहे हैं 2A + 3B इज गिवन टू C। यह एक केमिकल रिएक्शन। जितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ, 2 इसके मॉलिक्यूल हैं A के और 3 किसके हैं B के, तो 3 2 5 मॉलिक्यूल हो गए अभिकारक के। अभिकारक के कुल मॉलिक्यूल की संख्या ही मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। फिर से समझिए, किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के कुल मोलों की संख्या, जितने रिएक्टेंट होंगे, जैसे यहाँ A कितने थे 2, B कितने थे 3, 3 और 2 5, यह क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलरिटी। हाँ, मॉलिक्यूलरिटी हर जगह नहीं निकाली जाती। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ उसी
केमिकल रिएक्शन की निकालेंगे जो RDS होगा, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप जो होगा उसकी निकालिएगी। रेट डिटर्मिनेटिंग RDS के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि वह अभिक्रिया का वह पद जिस पर पूरी अभिक्रिया की दर निर्धारित होती है उसे रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप कहते हैं। बात समझ में आ रही? तो सीधा सिंपल शब्दों में समझिए, मॉलिक्यूलरिटी क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की संख्या मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन एनी केमिकल रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। आपके बोर्ड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे है वह है आर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस, कोटि और आणविकता में अंतर। आप लोग इसको जरूर देखिए, NCERT में यह आपको बहुत अच्छे से एक कॉलम के थ्रू समझाया गया है, उसके कुछ पॉइंट आप जरूर देखिएगा कि कोटि और आणविकता में अंतर क्या है। 4 नंबर 3 नंबर में आपके बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन एकदम फिक्स है आता है, या तो कोटि की परिभाषा आएगी या तो कोटि एवं आणविकता में अंतर आएगा। तो आप लोग इस टॉपिक को क्लियर रखिएगा। आणविकता क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल संख्या। जैसे कोटि जो होती थी वो भिन्न में भी हो सकती थी, लेकिन आणविकता कभी भिन्न में नहीं होती, क्योंकि आणविकता जो है हमेशा एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की निकाली जाती है। इसलिए आणविकता कभी आपकी भिन्न के रूप में नहीं हो सकती, कभी जीरो नहीं हो सकती आणविकता। ऑर्डर जीरो भी होता था, लेकिन आणविकता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो भी नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें आपकी थी। तो पहला टॉपिक हो गया आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जो कि हमें लगे प्रथम कोटि की है लेकिन वास्तव में ना हो। इसमें जल होता है, जल की सांद्रता 1 होती है। दूसरा टॉपिक हो गया आणविकता, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। द केमिकल रिएक्शन इन विच टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती, ऑर्डर जीरो में होता है। इसके डिफरेंस को एक बार आप लोग बुक से देख लेंगे, कम से कम 5 डिफरेंस आपको याद होनी चाहिए बोर्ड परीक्षा के लिए। अब हम लोग इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है हमारा आता है एक और टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं तापीय गुणांक, या इसको दूसरे रूप में भी नाम है इसका कि K पर ताप का प्रभाव। इंग्लिश में इसे कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट या टेम्परेचर इफेक्ट ऑन के। कहने का मतलब है यह एक ही टॉपिक है, 2 अलग अलग रूपों में है। तापीय गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट या के पर ताप का प्रभाव। इस टॉपिक को आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने हम लोगों को समझाया। होता क्या है आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए यह रिएक्शन है A + B इज गिवन टू C। इस रिएक्शन को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं। जब हमने यह रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पे किया तो जो हम लोग रेट निकालते थे उस रेट में K का वैल्यू मान लीजिए X आया। और यही सेम रिएक्शन अगर हम लोगों ने 110 डिग्री सेल्सियस पे किया तो यह जो K का मान है यह X नहीं आएगा, यह 2x आ सकता है या 3x आ सकता है। इसे कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट या K पर ताप का प्रभाव। यानी कि एक ही अभिक्रिया में हमने एक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए यह T ताप में इसमें 10 डिग्री सेल्सियस जोड़ दिया और इसको ऐसे ही रहने दिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप यदि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दोगे तो उस रासायनिक अभिक्रिया में
जो के होगा, के मतलब रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक, उस रासायनिक अभिक्रिया में वेग नियतांक का मान या तो दुगना हो जाएगा या तो तिगुना हो जाएगा। इसे ही तापीय गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। फिर से समझिए, हमने एक रिएक्शन कराया 100 डिग्री सेल्सियस पर, वही रिएक्शन 110 पे कराओगे तो 100 पे कराने पर के का मान अगर x है तो 110 पे कराने पर के का मान या तो 2x होगा या तो 3x होगा। आर्हीनियस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कई सारे केमिकल रिएक्शंस को करा करके देखा और देखने के बाद उन्होंने यह रिजल्ट दिया। लेकिन अब जैसे हम लोग हैं ना, कुछ क्वेश्चन भी हो जाएंगे कि काहे सर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए, हमारा मन है हम 20 डिग्री बढ़ाएंगे, कोई कहे नहीं हम 25 बढ़ाएंगे। तो अलग अलग टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए एक अलग टॉपिक आर्हीनियस ने दिया जिसे आर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। मतलब आज हम केवल 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आगे चल करके हम 15 डिग्री, 25 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तब भी के का प्रभाव देखेंगे। लेकिन उसके लिए एक फार्मूला ही बना दिया। फार्मूला क्या है वो भी हम बता दे रहे हैं, K = AE - EA/RT, यह फार्मूला है। लेकिन इसके बारे में हम कल बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर से यह टॉपिक देखिए, तापीय गुणांक क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसमें वेग नियतांक के का मान या तो दुगुना हो जाता है या तिगुना हो जाता है। When we enhance the temperature near about 10 degree Celsius of any chemical reaction, at that time its rate constant becomes twice or thrice। बात क्लियर है? तो इसे हम लोग तापीय गुणांक कहते हैं। अब अगर मन करे 10 की बजाय हम 15 बढ़ाएं, 25 बढ़ाएं, 35 बढ़ाएं, 50 बढ़ाएं, अन्य कोई टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमें एक नया टॉपिक वैज्ञानिक ने दिया है, उसका नाम है आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस समीकरण। समीकरण यहाँ लिखा हुआ है लेकिन इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। इसको हम लोग कल डेराइव करेंगे, प्रूव भी करेंगे और तब समझेंगे। बात क्लियर है? और इसको डेराइव करने के साथ साथ इसी से हम यह भी डेराइव करके आपको दिखाएंगे। क्लियर? तो यह जो है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापीय गुणांक हो गया। छोटा सा टॉपिक है, 2 नंबर की परिभाषा में यह पूछा जाता है। तो यह हमारा आज का तीसरा टॉपिक था। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिए। पाठ्य निहित क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल है 4.4 इन टेक्स्ट क्वेश्चन का। उसमें है क्या, जैसे एक हम वही तो नहीं बता रहे लेकिन वैसा ही एक न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं कि मान लीजिए x है और y, यह रिएक्शन दिया हुआ है, x y से z बना। और जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आएगा रिएक्शन आपको देगा, रिएक्शन के बाद आपको कंसंट्रेशन के बारे में बताएगा, कहेगा कि x का जो कंसंट्रेशन है वो दुगुना कर दिया जाए। मान लीजिए हमने दुगुना कर दिया तो x की जगह 2x लिख दिया। कभी कभी दुगुना की जगह कहेगा 3/4 कर दिया जाए, 3/4 यानी कि 3/4 टाइम्स। जो 11th में उनको हमने ये सवाल पहले ही बता चुके हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो अगर x की जगह 3/4 टाइम्स कर दे तो यहाँ 3/4x लिख लें। अच्छा, और किसी रिएक्टेंट के बारे में जानकारी न दी हो तो उसको वैसे ही का वैसे ही लिख लेना। मान लीजिए सवाल में y के बारे में कुछ नहीं बोला, मान लो एक और अभिकारक हो जाता है, यहाँ पर A भी हो जाता, उसके बारे में कुछ दिया होता उसको भी वैसे ही लिख लेना। अब इस सवाल को जब भी लगाना, तो अभी तो ये सवाल है कि x, y और z है, एक रिएक्शन है और इसमें कहा है कि x का कंसंट्रेशन, x की सांद्रता को दुगनी कर दी जाए, तो 3 चीजें पूछेगा। पहले तो हम 2 चीजें बताते हैं कि Ri और Rf की वैल्यू बताओ, या Rf और Ri की वैल्यू बताओ। क्या पूछेगा? आपका रिएक्शन होगा, पहले देखिए पूरा सवाल समझिए। रिएक्शन दिया होगा,
रिएक्शन देने के बाद अभिकारक की सांद्रता के बारे में बताएगा कि x की सांद्रता दुगुनी कर दी जाए, y की सांद्रता के बारे में कुछ बताएगा, नहीं बताएगा तो y को y ही लिख देना। फिर दो चीजें पूछेगा कि RI अपान RF बताओ। RI का मतलब होता है प्रारंभिक दर बटे अंतिम दर, I का इनिशियल होता है इंग्लिश, इनिशियल वेलोसिटी अपान फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल रेट अपान फाइनल रेट। RI और RF का अनुपात बताओ या RF और RI का अनुपात बताओ, यही सवाल में पूछेगा। या तीसरा जो है कि अवक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये तीसरा सवाल अगर आता है तो आप इन दोनों में से कोई एक आंसर लिख दोगे तब भी आपका सही माना जाता है। तो सवाल पूरा होगा, अभी हमने सोल्यूशन नहीं बताया। सवाल में क्या देगा, एक रिएक्शन देगा, रिएक्शंस के कंसंट्रेशन के बारे में देगा कि कंसंट्रेशन 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, 50 गुना कर दो या 3/4 गुना कर दो, कुछ भी बोल सकता है। और इसके बाद अगर किसी के बारे में न दिया हो कि जैसे यहाँ y के बारे में नहीं दिया था सवाल में, तो y को आप एज सच y ही लिख लो। फिर आपसे दो चीज पूछेगा कि RI और RF का अनुपात बताओ या RF और RI का अनुपात बताओ, मतलब प्रारंभिक बटे अंतिम बताओ या अंतिम बटे प्रारंभिक बताओ। तो ऐसे सवाल को आप लगाएंगे कैसे, सबसे पहले तो जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन को देखिए और इक्वेशन को देखने के बाद आपको हमने जो रेट लिखना बताया R = K x और y। मान लीजिए सवाल में अगर x के आगे 2 था तो यहाँ पर x के पावर में 2 चला जाएगा। देख लिए, रिएक्शन को देख के केवल लिखिएगा और कुछ मत देखना है अभी। और जब रिएक्शन को देख के आप लिखेंगे तो इसे हम लोग अपनी भाषा में RI कहेंगे। क्या कहेंगे? RI। फिर इसके बाद आप RF लिखिएगा। RF क्या रहेगा, जो RI है वही होगा K, लेकिन x नहीं लिखना। सवाल में x की जगह कहा था 2x कर लेना, तो यहाँ 2x कर लीजिएगा और y को y ही के फॉर्म में लिखे रहने दीजिए, क्योंकि y के बारे में कुछ नहीं कहा। अच्छा, y को कहा होता 3y कर लो, 3 गुना कर लो तो 3y लिख देते, y को कहा होता आधा कर लो तो y/2 लिख दिए होते। और जैसे x के ऊपर पावर था तो यहाँ 2x के ऊपर पावर हो जाएगा। और फिर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, के 2 का स्क्वायर 4 x² y। फिर चूंकि हमको RI और RF का अनुपात निकालना है तो RI और RF की वैल्यू को आपस में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। RI की वैल्यू क्या है, kx² y बटे RF की वैल्यू क्या है, RF में 4 है, फिर k है, फिर x² है और फिर जो है y। x² से x² कैंसिल, y से y कैंसिल, k से k कैंसिल। लिखेगा इधर सब कैंसिल हो जाएंगे, केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यू बचेगी और ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे क्या बचा 4। अगर कैंसिल नहीं होता है तो समझ लीजिए आपने कहीं गलत किया है। तो जो हमारा RI और RF का रेशियो आया वो कितना आया, 1/4। अगर उल्टा पूछा होता, RF और RI पूछा होता तो उसी को उल्टा कर देते तो 4/1 आता। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? और लास्ट में आप देखिए RI और RF 1/4, तो आप लिखेंगे कि जो इनिशियल रेट है वो फाइनल का 1/4 हो गया। बात क्लियर है ना? मतलब अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो यह भी आपका आंसर माना जाएगा। नहीं तो इसी को थोड़ा सा हम लोग और डिराइव कर लेते हैं, जैसे RF है तिर्यक गुणा कर लो, RF का 1 में गुणा तो RF और RF का 4 में गुणा तो 4i। एक यह भी रिजल्ट आया। यह तीसरे वाले का आंसर है कि अवक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप यहाँ से पढ़ करके बताओगे कि जो RF है वह RI का 4 गुना है, मतलब फाइनल रेट इज 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। फिर से देखिए, सवाल आपसे कहेगा, इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन में कंसंट्रेशन की लॉजिक दे देगा, कुछ बता देगा, फिर कहेगा या तो RI/RF निकालो, प्रारंभिक बटे अंतिम का अनुपात ज्ञात कीजिए,
या अंतिम दर बटे प्रारंभिक दर का अनुपात ज्ञात करिए, या कभी कभी पूछेगा दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सवाल देखिए, सवाल के आधार पे आप रेट समीकरण लिखिए, वेग समीकरण लिखिए, जो कि हमने आपको बताया है। फिर जो प्रश्न के अनुसार जो बदलाव है वो लिखिए, इसको सॉल्व करिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद आर आई और आर एफ का अनुपात आ गया। अगर ये पूछा होता तो आंसर यहाँ है, अगर ये वाला पूछा होता तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे, तो 1/4 का उल्टा 4/1 दूसरे का आंसर आ गया। लेकिन अगर तीसरा वाला पूछा होगा तो इसी का तिर्यक गुणा कर देंगे और इसी को शब्दों में लिख देंगे कि जो अंतिम दर है वह प्रारंभिक दर की 4 गुना है। आर एफ इज 4 टाइम्स ऑफ आर आई। तो यह जो है आज के हमारे 3 टॉपिक और 1 न्यूमेरिकल हो गए। फिर से देख लीजिए हमने टॉपिक क्या क्या पढ़ाया। हमने पढ़ाया सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आभासी एक आणुक अभिक्रिया, जो कि हमें प्रतीत होती है एक अणु की है लेकिन वास्तव में नहीं होती। दूसरा पढ़ाया हमने आणविकता, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो बैलेंस्ड रिएक्शन होते हैं उसमें जो अभिकारक के अणुओं की संख्या होती है उसे आभासी एक आणुक अभिक्रिया उसे आणविकता कहते हैं। तीसरा है तापीय गुणांक। हमने कहा किसी भी अभिक्रिया का अगर ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दोगे तो के का मान दुगुना या तिगुना हो जाएगा। आर्हेनियस ने खोजा था और इसके बारे में कई और टॉपिक्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। चौथा हमारा न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल में 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, आर आई आर एफ का अनुपात या आर एफ आर आई का अनुपात। तो आप इसके तहत इसको जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही।